नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। भनवाटंग सेक्शन में मालगाड़ी हुई डिरेल, रेल यातायात बाधित, यात्री ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। मोहन मरकाम ने कहा, संविधान का विरोध करने वाले मनाने लगे दिवस, पार्टी की चाल और चरित्र पर संदेह। संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर को जगह जगह किया गया याद, लोकतांत्रिक देश बनाने का दिया गया श्रेय। और कोटा विधायक की उपेक्षा, कांग्रेसियों ने दिया धरना, एससीएल मुख्यालय के सामने संयुक्त कोयला कर्मचारी संगठन का प्रदर्शन। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर से कटनी की ओर जा रही मालगाड़ी मंगलवार की सुबह लगभग करीब 11 बजे पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के लगभग 11 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से यहां अप और डाउन लाइन प्रभावित हो गई। दरअसल बिलासपुर की ओर से कोयला भरकर कटनी दिशा की ओर मालगाड़ी जा रही थी। भनवाटंग सेक्शन में अचानक गाड़ी पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से यहां रेल परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां पटरी से उतरी मालगाड़ियों के डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम शुरू हुआ। इस वजह से इस ओर से गुजरने वाली पूरी हरिद्वार उत्कल कलिंगा एक्सप्रेस और दुर्गा उधमपुर एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग गोंदिया नागपुर होते हुए चलाया गया। वहीं इसके साथ ही 9 और ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन करते हुए कुछ पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि रेल प्रशासन जल्द से जल्द ट्रैक का मरम्मत कराकर आवागमन को सुचारू करने की दिशा में पहल कर चुका है और उम्मीद की जा रही है कि बुधवार सुबह तक ट्रैक के दुरुस्त होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि प्राथमिक तौर पर आवागमन को सुचारू करने की दिशा में रेल अधिकारी काम तो कर रहे हैं, तो वहीं घटना की वजह का कारण बाद में पता चलेगा। ये अभी रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट हुआ है। ये गाड़ी की वजह इस घटना की वजह से वो सेक्शन में दोनों लाइन का मूवमेंट अफेक्ट हुआ है। इस वजह से कुछ गाड़ियों का डाइवर्जन हुआ है। अभी जो 18477 पूरी उत्कल एक्सप्रेस है और इसके अलावा 12549 जो दुर्ग से उधमपुर के लिए जाती है, ये गाड़ियाँ गोंदिया जबलपुर केएमजेड होते हुए जाएगी। और हमारे जो पैसेंजर्स हैं इनके मदद के लिए मे आई हेल्प यू बूथ का भी सेटअप हुआ है, जो रायगढ़, बिलासपुर, उस्लापुर, पेंड्रा, शाहडोल, अनूपपुर, दुर्ग, रायपुर और गोंदिया स्टेशन पे सेटअप किए गए हैं। और इसके अलावा हेल्पलाइन भी सेटअप की जा रही है। ये कितनी बोगियां हैं? अभी डिटेल्स मिल रहे हैं और ये इसमें अराउंड 12 से 13 बोगियां है। कितने दिनों में सामान्य होने की संभावना है? अभी रिस्टोरेशन वर्क चालू हुआ है और उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया। कोरोना काल के समय से रेल प्रशासन ने प्रमुख ट्रेनों को बंद कर उन ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने का निर्णय लेते हुए इसका संचालन शुरू किया था। तब से ये स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही थी, लेकिन अब रेल मंत्रालय के द्वारा निर्देश जारी करते हुए सभी जोनल कार्यालय को पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्हें सभी स्पेशल ट्रेनों को नियमित ट्रेन के रूप में चलाने को कहा गया है। 1 जनवरी से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 14 ट्रेनें नियमित ट्रेन के रूप में चलनी शुरू हो जाएंगी। तो वहीं बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में कुछ अन्य ट्रेनों की भी घोषणा यहां रेल मंत्रालय करेगा, जिससे आने वाले समय में सभी स्पेशल ट्रेनों को हटाकर उन्हें नियमित ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। स्पेशल ट्रेन के रूप में इन ट्रेनों को चलाने से रेलवे को तो आर्थिक लाभ हो रहा था, लेकिन यात्रियों को इससे नुकसान हो रहा था, क्योंकि उन्हें स्पेशल ट्रेन के लिए अधिक राशि देनी पड़ रही थी। अब नियमित ट्रेन में टिकटों की राशि कम होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के रूप में चलने वाले एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को लेकर सभी मंडल मुख्यालय में पत्र जारी कर दिया है। ये गाड़ियों का रीनंबरिंग हो रहा है। इनको जो हमारी जो ये होता है रेगुलर ट्रेन नंबर, इन गाड़ियों को रीनंबरिंग होते हुए इनको रेगुलर ट्रेन नंबर से इनको रेगुलर ट्रेन नंबर दिया जा रहा है। इसमें इसका नंबर परिवर्तन किया जा रहा है। ये गाड़ियां पहले जैसी ही चलती थी। कोरोना के बाद में इनका नंबर चेंज किया गया था और इनका फेयर वगैरह नॉर्मल फेयर ही है।
इसमें जो नोटिफिकेशन निकला है अब उसके पूरे डिटेल नहीं है, लेकिन अभी प्रायोरिटी में ये है कि इनका नंबर चेंज हुआ है। बिलासपुर केंद्रीय जेल में सजा याफ्ता बंदियों के भविष्य को सुधारने और संवारने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के तहत शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पहली से लेकर 12वीं कक्षा में कुल 370 बंदियों ने प्रवेश लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जेल में बंदियों को शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में सैकड़ों बंदियों ने प्रवेश लिया है, जो अब शिक्षित होकर अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं। 2 बंदी जेल में रहकर अन्य बंदियों को पढ़ाते हैं। बंदियों को शिक्षित होने के लिए लगातार प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, ताकि वे सजा भुगतने के बाद यहाँ से जाकर अपने भविष्य को संवार सके। केंद्रीय जेल बिलासपुर में लगभग 50 बंदी जो हैं 10वीं का ओपन एग्ज़ाम दे रहे हैं और 43 बंदी, जिसमें एक महिला भी शामिल हैं, कि 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं ओपन का, जो इस सत्र वाले जो नवंबर दिसंबर में जो चलती है। आज लगभग 26 बंदी इतिहास का जो 12वीं का स्टूडेंट है पार्टिसिपेंट किए थे और 2 या 3 बंदी छूट गए हैं जो कि अनुपस्थित रहे हैं। बिलासपुर केंद्रीय जेल के बंदियों के लिए जेल एक ऐसी जगह माना जाता है जहां लोगों को सजा काटने के लिए भेजा जाता है, लेकिन हकीकत में जेल एक प्रकार का सुधार गृह होता है। यहां अपराध करके आए लोगों को सुधरने का एक मौका दिया जाता है। बिलासपुर केंद्रीय जेल में भी इस प्रकार के कई प्रयास किए जा रहे हैं। कैदियों को साक्षर करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। जेल में कुल 600 कैदियों को निरक्षर से साक्षर किया गया है। साथ ही इग्नू के तहत चलने वाले कोर्स में भी कुछ कैदियों ने एडमिशन लिया है। मंगलवार को राज्य ओपन की परीक्षा में 93 पुरुष व महिला बंदी शामिल हुए। जेल में अभी प्रौढ़ शिक्षा में लगभग 140 बंदी का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो कि बाहर में जैसे प्रौढ़ शिक्षा होता है उसी के तहत उनको प्रौढ़ कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा अगले सप्ताह से। उसके अलावा पहली से 8वीं तक का यूडैस कोड के तहत यहाँ पे कार्यक्रम संचालित है, जिसमें लगभग, और उसके बाद 10वीं और 12वीं ओपन स्कूल के तहत यहाँ पे कार्यक्रम संचालित है। 12वीं के बाद यहाँ पे इग्नू के तहत और अटल बिहारी विश्वविद्यालय के तहत एग्ज़ाम होता है, जिसमें लगभग यहाँ पे 384 बंदी लोग पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और 140 बंदी प्रौढ़ शिक्षा वाले हैं, तो लगभग 600 बंदी आसपास लोग यहाँ पे एजुकेशन में पार्टिसिपेंट किए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। यहां वे छत्तीसगढ़ भवन में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की। साथ ही उन्होंने बीजेपी की सरकार पर तंज भी कसा है। बीजेपी के संविधान दिवस मनाने को लेकर उन्होंने बयान में कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अलग है। बीजेपी जो कहती है वह कभी नहीं करती, वो सिर्फ बांटने का काम करती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी की संविधान दिवस मनाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुवांशिक संगठन जो संविधान का विरोध करते हैं, 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने की बात करते हैं, वो किस मुंह से संविधान दिवस मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र अलग है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। देश के सर्वहारा वर्ग ST SC OBC जो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को मिला है, उस मौलिक अधिकार को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पार्टी और उनके आनुवंशिक संगठन जो संविधान का विरोध करते हैं, 400 पार की नारा देकर संविधान बदलने की बात करते हैं, वे किस मुंह से संविधान बनाने की बात करते हैं। उनका आनुवंशिक संगठन जो 52 सालों तक उनके मुख्यालय में तिरंगे झंडे का अपमान किया, तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो किस संविधान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र अलग है, कहते कुछ है और करते कुछ है। अगर 400 अगर लाए रहते देश में तो संविधान बदलने की बात करते थे। वो उनका हिडन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उस पर काम करते हैं और देश के जो वर्गों के वर्ग हारा है, चाहे ST हो SC हो, चाहे OBC हो, माइनॉरिटी वर्गों को जो संविधान में मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को मिला है, उस मौलिक अधिकार को भी कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। शासकीय कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक को नहीं बुलाने पर बयान देते हुए कहा कि तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थानीय विधायक को नजरअंदाज किया। हमारी सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, बकायदा हम कार्ड से लेकर शिलालेख में लिखवाते थे, लेकिन स्थानीय विधायक को ना बुलाना यह भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और उनका तानाशाही रवैया को दिखाता है। इतनी लोग देखिए, इतने तानाशाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थानीय विधायक को नजरअंदाज करे, वो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, बकायदा हमने कार्ड में से लेकर शिलालेख में लिखवाते थे, मगर वहाँ के स्थानीय विधायक को ना बुलाना ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और उनकी तानाशाह रवैया को दिखाता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरते हुए तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राजधानी न्यायधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। हत्या, लूट, डकैती की घटना हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। यहाँ की जनता त्रस्त है, जनता भगवान भरोसे जी रही है। ये मात्र राजधानी नहीं, न्यायधानी से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदते बस्तर स्थिति, रोज चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार, डकैती की घटनाएं घट रही है। लाइन ऑर्डर को लेकर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं, विधानसभा घेराव भी किए, मगर यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और यहाँ की जनता त्रस्त है। जनता अपने भगवान भरोसे पर यहाँ की जनता जी रही है। धान खरीदी पर राज्य सरकार पर साधा निशाना साधते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर जगह 21 कुंटल धान खरीदने कहा था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा धान खरीदी केंद्रों में 16 क्विंटल से ज्यादा धान नहीं खरीदा जा रहा है। खरीदी केंद्रों में बड़ी संख्या में धानों को रिजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान आहत है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है और आने वाले चुनाव में पंचायत और निकाय चुनाव में असर देखने को मिलेगा। 2100 रुपया प्रति कुंटल देंगे, मगर अभी उनको अधिकारियों के द्वारा जो सेंटर है धान खरीदी केंद्रों में निर्देश के आपको 15-16 कुंटल से ज़्यादा नहीं खरीदना है और बहुत ज़्यादा मतलब धान को भी मतलब वहाँ के जो खरीदी प्रभारी हैं अधिकारियों के दिशा निर्देश में रिजेक्ट कर रहे हैं। इससे किसान बहुत ज़्यादा आहत हैं। मैं तो लगातार देख रहा हूँ बस्तर में बहुत सी जगह आंदोलन भी शुरू हुए हैं क्योंकि उनके धान को पूरा खरीदा नहीं जा रहा है और उनको रिजेक्ट किया जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा किसान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है और आने वाले चुनाव में मुझे लगता है पंचायती चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव में इसका
असर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मोहन मरकाम ने भाजपा में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा पर बयान दिया और कहा कि भाजपा तो लगातार बड़े नेताओं की उपेक्षा कर रही है। अमर अग्रवाल हो, धर्मलाल कौशिक हो, राजेश मूरत, कश्यप जी हो, ऐसे कई नेता जो मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनकी उपेक्षा कर नए नवेले विधायकों को मंत्री बनाया गया, जिसके कारण कानून व्यवस्था से लेकर यहाँ की स्थिति संभल नहीं रही है। तो लगातार उपेक्षा कर रही है। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे अमर अग्रवाल जी हो, चाहे राजेश मूणत जी हो, चाहे बहुत से, चाहे कश्यप जी हो, धर्मलाल कौशिक जी हो, ऐसे कई नेता हैं जो वरिष्ठ नेता हैं, जो 7-7 8-8 बार के एमएलए रहे, मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनको उपेक्षा करके नए नवेले मंत्रियों को, नए नए नवेले विधायकों को मंत्री बनाया गया, जिसके कारण कानून व्यवस्था से लेकर यहाँ की स्थिति संभल नहीं। पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें मंत्री परिषद द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति नियम को आवश्यक चना उपार्जन NEML ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाने की अनुमति दी गई। राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय में वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम अंतर्गत दलहन, तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं NCCF को राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम अंतर्गत दलहन, तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं NCCF को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। तो मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अब तक तथा भविष्य में होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यापरित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यापरिवर्तन शुल्क, प्रीमियम, अर्थदंड एवं भू राजस्व के पूर्व निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यापरिवर्तन शुल्क एवं अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय भी यहाँ लिया गया। कि 17वीं बैठक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। इसमें जो प्रमुख निर्णय है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मंत्री परिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय किए जाने की अनुमति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन, तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर, सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं NCCF को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री परिषद ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पेनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकता अनुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में गृह निर्माण मंडल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क, प्रीमियम, अर्थदंड एवं भू राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह ने मंगलवार को मंथन सभा कक्ष में संभाग के कलेक्टर एसपी की बैठक लेकर स्थानीय निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। यहां उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से अब तक की तैयारियों की जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश भी दिए। संभागायुक्त महादेव कावरे, निर्वाचन आयोग में पुलिस के नोडल अधिकारी ओपी पाल, निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित संबंधित आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक में स्थानीय निकायों के निर्वाचन की तैयारी को लेकर बिलासपुर और सरगुजा संभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक के माध्यम से चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए गए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर साल 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के लिए ये दिन बेहद खास है और काफी अहमियत भी रखता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसी दिन 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन 26 नवंबर को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस दिन संविधान को अंतिम स्वरूप दिया गया था। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारी विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए संविधान दिवस हमारे लिए
लिए बेहद खास है। लिहाजा संविधान दिवस के अवसर पर बिलासपुर में भी सिविल लाइन रोड स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर समाज के लोगों ने पुष्प अर्पित कर संविधान निर्माता को याद किया। इसके साथ ही भारतीय बुद्ध महासंघ के द्वारा रैली निकालकर बिहार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें महासंघ ने मांग रखी कि राज्य मामलों में उत्कृष्ट प्रबंधन द्वारा न्याय और समानता देते हुए बौद्ध समुदाय के प्रति भी ऐसा ही न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। सभी को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय और संविधान दिवस की सभी को अनंत मंगल कामनाएं। आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, रैली इस वजह से निकाल रहे हैं जो बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए जो बौद्धों का महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन है आज, जिसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं। 1940 एक्ट वह आंदोलन है जिसमें महाबोधि महाविहार में जो 9 कमेटी बनी हुई है, जिसमें 4 बौद्ध और 4 गैर बौद्ध और एक वहां का डीएम मिलके उस महाबोधि विहार को संचालित करते हैं। तो बौद्ध ये चाहते हैं कि सभी जगह बौद्धों के द्वारा यह संचालित किया जाए और जो संचालित करने का जो काम है जो हमारे धम्म गुरुओं के हाथ में दिया जाए, उसी प्रकार जिस प्रकार क्रिश्चियन में पादरी लोगों द्वारा संचालित किया जाता है, मस्जिद में उनके मौलवी के द्वारा संचालित किया जाता है, मंदिरों में ब्राह्मणों के द्वारा, तो हम चाहते हैं महाबोधि विहार आंदोलन इसमें हमारे धम्म गुरु भंतों के द्वारा संचालित किया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि उस एक्ट को निरस्त किया जाए और सरकार तक ये आवाज जानी चाहिए। इसलिए पूरे देश भर में 26 नवंबर के दिन पूरे देश के हर गांव, शहर, पंचायत में ज्ञापन सौंपा जा रहा है ताकि वह आंदोलन निरस्त किया जाए। बिलासपुर जिले के कलेक्टर अवनीश शरण ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता खराब होने पर सभी बीईओ, बीआरसी और संकुल प्रभारी को नोटिस दिया है। 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन अंतर्गत निरीक्षण क्रियान्वयन हेतु पत्र निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सतत निरीक्षण और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। 2 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसके साथ ही बच्चों को खाना कतार में आपसी दूरी, खाने योग्य गर्म भोजन सहित अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। नहीं छोड़ रहे हैं, खाने में शिकायत। इधर बीते शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय का बिलासपुर में एक कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान एक रेप पीड़िता काफिले के सामने बैठ गई और प्रदर्शन करने लगी। महिला ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही में देरी करने का आरोप भी लगाया है। महिला का आरोप है कि रेप का आरोपी उस पर कोर्ट में बयान बदलने का दबाव बना रहा है, इसके लिए उसे धमकी भी दे रहा है। महिला ने सीएम, नेताओं और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। साथ ही पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया था। पीड़िता के द्वारा इस तरह से न्याय की गुहार लगाने से पुलिस के हाथ पैर फूल गए। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने सफाई पेश करते हुए एक वीडियो जारी किया है। सिविल लाइन पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में ये कहा गया है कि कितने बार आरोपी और उसके परिजनों पर पुलिस ने कार्यवाही की है। मंगला में रहती है, जो थाना सिविल लाइन के अंतर्गत वो क्षेत्र आता है। दिनांक 27 से 24 को एक रिपोर्ट किशन पटेल के विरुद्ध में दर्ज कराई थी कि मेरे साथ शारीरिक शोषण किया है। तो उस पर से थाना सिविल लाइन में अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया जा चुका है। इसमें दूसरा प्रकरण 10/9/24 को थाना सिविल लाइन में पुनः 2.5 महीने के छूटने के बाद उसी आरोपी के विरुद्ध में पुनः दर्ज रिपोर्ट कराई थी, जिसमें वो किशन पटेल को पुनः गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तो वो पुनः 2.5 महीने के छूटने के बाद पुनः उसको गिरफ्तार करके फिर भेजा गया। तो जो अभी वर्तमान में 11/11/24 को वो जमानत पे छूटा है। दिनांक 21/11/24 को उक्त महिला के द्वारा पुनः उसी आरोपी के विरुद्ध में और उसकी पत्नी के विरुद्ध में पुनः रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो अभी विचाराधीन थाने में है। और फिर दिनांक 23/11/24 को आरोपी किशन पटेल की मां के विरुद्ध में रिपोर्ट दर्ज, मारपीट का रिपोर्ट दर्ज कराई है। और माननीय न्यायालय बिलासपुर के परिसर में भी जाकर
काफी हो हल्ला मचाने पर और उनकी पत्नी के साथ, आरोपी की पत्नी के साथ में मारपीट करने का शिकायत मिलने पर प्रार्थना शिव कुमारी के द्वारा पुनः यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जो भी अभी नगर निगम के द्वारा IHSDP योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि शासन के द्वारा जिन पात्र हितग्राहियों को मकान आवंटित किए जा रहे हैं, उनकी जगह अन्य लोग वहां निवास कर रहे हैं, जिसके बाद अब नगर निगम के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को कोनी और खमतराई क्षेत्र में मौजूद IHSDP के 3 मकान के अवैध रूप से रह रहे हितग्राहियों को मकान को नगर निगम के द्वारा खाली कराया गया। हालांकि इस दौरान नगर निगम के अतिक्रमण शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा, लेकिन नगर निगम से निर्देश प्राप्त होने से अतिक्रमण शाखा ने तीनों मकान को खाली कराकर पात्र हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराए हैं। इसी के साथ नगर निगम के द्वारा सक्रिय क्षेत्र में सड़क किनारे अवैध रूप से ठेले और गुमटी लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कोनी में अवैध कब्जा था, उनको पूर्व में माननीय कमिश्नर साहब के द्वारा निर्देश भी किया गया था कि नोटिस देख के कि इनको खाली करा दें। वही लोग अवैध घुसे थे, इनके द्वारा खाली नहीं किया गया, तो आज साहब के आदेश से उसको खाली कराया। कितने लोग थे? एक कोनी में था और भरतराई में 2 मकान थे, तीनों खाली करा दिए गए। सक्रिय क्षेत्र में भी आप लोगों ने कुछ कार्रवाई की है? सक्रिय में अभी जो अवैध गुमटियाँ रखी थी, तो माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इनको पूर्व में नोटिस दिया जा चुका था, उनके द्वारा नहीं हटाया गया और नई गुमटियाँ और रख रहे थे। सामने आज आदेश देकर वो गुमटियों को जब्ती कराई। ये बताइए, ये जो मकाने खाली कराई गई है, कुछ और मकाने की शिकायत है क्या ऐसी वहाँ पर? नहीं, हमको तो क्या है कि जैसे ही ऑफिस से लेटर आता है कि मकान खाली कराना, उसी मकान को हम लोग खाली करा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले आज बौद्ध समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यहां उन्होंने मांग रखी कि बोध गया में बौद्धों को अधिकार मिलना चाहिए, न कि किसी गैर बौद्ध को। पवित्र स्थल बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि महाविहार में बौद्ध संप्रदाय के लोगों ने अपना वजूद कायम रखने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कर रही है कि उन्हें गैर बौद्धों के संरक्षण के बजाय उनके स्थल को बौद्ध समाज को दे। इसी मांग को लेकर पूरे देश भर के बौद्ध समाज के लोगों ने अपनी मांगों को रखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पवित्र स्थल बोध गया मंदिर अधिनियम के तहत शासित है। इस बौद्ध समाज के लोगों में आपत्ति जताते हुए अधिनियम को हटाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
और ये जो ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया है ये सिर्फ बिलासपुर में नहीं है, पूरे देश भर में हर जगह, हर पंचायत और हर जितने भी शहर है जहाँ पे बड़े पदों में है वहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। हर छोटे छोटे पूरे देश में, चाहे असम हो, बिहार हो, राजस्थान हो, पूरे राज्य भर में आज इसी समय विज्ञापन दिया जाता है। यह ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बिलासपुर शहर के बौद्ध उपासक उपासिकाएं आज अपनी एक समस्या लेकर यहाँ ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। समस्या ये है कि हमारा जो बौद्ध गया में बौद्ध विहार है, महाबोधि विहार, वो अभी भी जो 1950 के पहले 1949 में जो अधिनियम बना था उसी पर संचालित चल रहा है अभी भी, तो उसको निरस्त करना है और 1950 के बाद जो संविधान लागू हुआ है उसके अनुसार हमें उस संविधान को उस संविधान का चलाना है। इसी के लिए हम लोगों ने अभी भी वहाँ पर गैर बौद्धों का वो बना हुआ है, गैर बौद्धों के संरक्षण में है, तो हम चाहते हैं कि वो हम बौद्धों के संरक्षण में आए, क्योंकि हर जगह, हर धार्मिक स्थलों में, चाहे मंदिर में हिंदू है, चर्च में क्रिश्चियन है, आपका गुरुद्वारे में सिख है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बौद्ध विहार है उसमें भी हम बौद्धों का ही संचालित हो, हमारा ही प्रबंधन रहे। तो इसी मांग को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय जी के पास ज्ञापन देने आए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ले जा रहे 4 श्रम कानून के विरोध में मंगलवार को सरकंडा रोड स्थित एससीएल मुख्यालय के सामने संयुक्त कोयला कर्मचारी संगठन के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि जो 4 श्रम कानून केंद्र सरकार ला रही है उससे उनका अधिकार खत्म हो जाएगा। ना तो चुनाव होंगे, ना तो संगठन बना पाएंगे, ना ही कोई धरना प्रदर्शन कर्मचारी कर पाएगा, जिससे उन्हें भारी समस्या होगी। इसके अलावा पदाधिकारी ने बताया कि मौजूद समय में ना तो सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है और ना ही मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं जिन नौजवानों को नौकरी भी दी जा रही है उन्हें ठेका श्रमिकों के माध्यम से नौकरी उपलब्ध हो रही है, जिससे उनके भविष्य को लेकर वे चिंतित है। संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि फिलहाल तो ये सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं जाती है तो उग्र आंदोलन संगठन के द्वारा किया जाएगा। सभी को मालूम है सरकार 4 श्रम कानून ला रही है और उस 4 श्रम कानून के आने से हम श्रमिकों का अधिकार व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाएगा और आने वाले समय में हम धरना प्रदर्शन, आंदोलन या संगठन बनाने की बाध्यता ख़त्म हो जाएगी, जिससे हम श्रमिकों में बहुत ज़्यादा रोष है और प्रबंधन दिन प्रतिदिन हमारे सुविधाओं में कटलमेंट कर रही है और हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी दे भी रही है, ठेका श्रमिकों के माध्यम से दे रही है, अप्रेंटिस करवा के बैठा दे रही है और हमारी जो सुविधा हमको मिलनी चाहिए थी वो किसी प्रकार की सुविधा सही तरीके से नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रही है। देखिए, हमारी तो मांगे बहुत सारी है। सबसे बड़ी मांगे हैं हमारे जो आज सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ज़िंदगी भर अपनी नौकरी में दांव लगा के नौकरी किए, उनको मेडिकल सुविधा तरीके से नहीं दिया जा रहा है। हमारे ठेका मजदूर जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उनको नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनको मेडिकल की सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और जो हमारे नियमित कर्मचारी ऑलरेडी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। प्रबंधन कानून में जू नहीं रेंग रहा है। यदि यही रवैया रहा, आज तो सांकेतिक हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये आने वाले समय में बहुत ही उग्र आंदोलन बनाएंगे और तमाम एरिया से लोग आएंगे और तुरंत चक्का जाम करेंगे। एससीएल के सामने राष्ट्रीय कालरी मजदूर कांग्रेस यूनियन ने संविधान दिवस के अवसर पर अपना विरोध एससीएल प्रबंधन के खिलाफ जारी किया है। आपको बता दें कि एससीएल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि ऐसे यूनियन जिनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ उनकी पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन ऐसे मजदूर जिन्होंने इस कंपनी को अपने 40 साल दिए, उन्होंने इस कंपनी को आगे करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, उसे दरकिनार किया जा रहा है। उनका निजीकरण किया जा रहा है। जहां कॉलरी मजदूर संघ ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को अपना मांग पत्र सौंपा है। मजदूर संघ मंत्री तोखन साहू से बात करने की बात कही है, ताकि मंत्री तोखन साहू इनकी मांगों को संसद में रख सके। ये जो यूनियन का बैनर दिख रहा है, ये इसका नाम राष्ट्रीय कालरी मजदूर कांग्रेस है। जैसा लिखा है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 48 से लेकर आज तक ये मजदूरों के प्राइवेट के बाद निजीकरण के बाद सार्वजनिकरण और फिर निजीकरण हो रहा है। इसने सब देखा है और आज का ये विरोध प्रदर्शन कल जो 40वां एससीएल ने अपना निर्माण दिवस मनाया है, उसके विरोध में भी है।
उनके द्वारा कल कुछ कामगार आए थे उनको और श्रमिक नेता आए थे, उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, गेट पे ही रोक दिया गया। SECL के 3 गेट हैं यहाँ, इंदिरा विहार जहाँ अस्पताल है, बसंत विहार, वहाँ भी उन लोगों ने जिनने अपना आज सहयोग किया है वो उनका दवाई यहाँ मिलती है, उनको पेंशन का समस्या रहता है, मेडिकल की समस्या रहती है, पर यहाँ रोक दिया जाता है। और सिर्फ चुनिंदा यूनियन जो कि अधिकांश स्वयंभू हैं, उनको मजदूरों ने नहीं चुना है, कोई रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उनकी पीठ पे हाथ रख के और SECL का करोड़ों रुपया खर्च करके मैनेजमेंट ने अपना पीठ थपथपाया है, पेपरों में एडवर्टाइजमेंट दिया है और जिनने कुर्बानी दी है उनकी उपेक्षा हो रही है। इसलिए RCMC ने निर्णय लिया है कि 40 वर्षों में जिन लोगों ने कंपनी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, चाहे वो श्रमिक लीडर हों, किसी भी यूनियन के हों और श्रमिक हों, उनका हम सम्मान करेंगे। और यहाँ के जनप्रतिनिधि तोफन साहू जी को हमने दिया हुआ है अपना मांग पत्र, हम उन्हीं से बात करेंगे कि वो संसद में उठाएं। ये ITI के बच्चे के साथ यहाँ मारपीट की गई थी, केस किया गया था, उनका हाई कोर्ट में केस झूठा लगा दिया गया है, तो उसका भी हम लोग अपराध कायम कराएंगे। मैं डॉक्टर दीपक जायसवाल भारत सरकार का CBT मेंबर हूं और इस यूनियन। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।